क्लास 10वीं सामाजिक विज्ञान की हम बात कर रहे थे और सामाजिक विज्ञान में लोकतांत्रिक राजनीति का दूसरा टॉपिक था संघवाद। पिछले वीडियो के अंदर अपन ने संघवाद पर चर्चा की काफ़ी और कुछ संघवाद से संबंधित जो मुद्दे बोर्ड के अंदर थे लेकिन हम चर्चा से छूट गए थे उन पर वापस चर्चा करेंगे। तो कुछ बिंदु जो संघात्मक शासन व्यवस्था में पिछले वीडियो में छूटे हैं अपन उनको वापस लेते हैं और इसी बिंदु के अंदर एक हमको चर्चा करनी संघवाद के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था। संघात्मक शासन व्यवस्था चलती कैसे। संघात्मक शासन व्यवस्था चलती कैसे है, इस बात पर चर्चा हमको करनी थी। एक छोटा सा बिंदु और था संघवाद से संबंधित मुद्दे। संघवाद से संबंधित मुद्दे और संघवाद से संबंधित मुद्दों में हमको 3 मुद्दों पर चर्चा करनी थी। एक तो हमको करनी थी भाषाई राज्यों पर चर्चा। भाषाई राज्यों का मामला क्या था। एक हमको चर्चा करनी थी भाषा नीति पर और एक हमको चर्चा करनी थी केंद्र राज्य संबंधों पर। केंद्र राज्य संबंधों पर। इसके सिवाय हमको इस बिंदु के अंदर चर्चा करनी थी संघात्मक शासन व्यवस्था के अंदर भारत में विकेंद्रीकरण की। भारत में विकेंद्रीकरण की और भारत में विकेंद्रीकरण के अंदर अपन इसके अंदर विस्तृत देखेंगे थोड़ा सा पंचायती राज यानी स्थानीय शासन को देखेंगे। हम थोड़ा सा स्थानीय शासन की चर्चा करेंगे और स्थानीय शासन के अंदर हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन की जो संरचना है। स्थानीय शासन की संरचना को देखेंगे कि इसका निर्माण किस प्रकार होता है, इसके स्तर कितने हैं ये। और इसके बाद स्थानीय स्वशासन का देखेंगे महत्व और महत्व के साथ हम देखेंगे स्थानीय स्वशासन के बारे में संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधानों की बात भी करेंगे। तो लोकतांत्रिक राजनीति से संबंधित ये कुछ छोटे से बिंदु थे जो पिछले वीडियो के अंदर चर्चा में नहीं आए, छूट गए थे। इनकी हम वापस चर्चा आज इस वीडियो में करेंगे। पहली बात यहाँ से एक सवाल ही पूछा है सीधा कि संघात्मक शासन व्यवस्था है वो चलती कैसे है, यानी संघात्मक शासन व्यवस्था के संचालन के लिए क्या होना जरूरी है। तो यह बताते हैं संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए सबसे जरूरी चीज है संवैधानिक प्रावधान। क्या होना चाहिए शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए संवैधानिक प्रावधान का होना जरूरी है। संवैधानिक प्रावधानों का होना, संवैधानिक प्रावधानों का होना जरूरी है। और संवैधानिक प्रावधानों का मतलब वे प्रावधान कहाँ पर लिखे होने चाहिए, संविधान के अंदर लिखे हुए होने चाहिए। मतलब ये सीधा सा ये बता रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था के संचालन के लिए संविधान का होना जरूरी है। अगर संविधान नहीं होगा, क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था की मुख्य बात क्या थी, शक्तियों का विभाजन थी और ये शक्तियाँ लिखी हुई कहाँ पर होती है, ये लिखी हुई संविधान के अंदर होती है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए पहली क्या चीज़ होनी चाहिए, संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए और संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार ही संघात्मक शासन व्यवस्था का संचालन होता है। क्योंकि संविधान के अंदर ही केंद्र और राज्यों की शक्तियों का विभाजन होता है।
तो अगर संविधान और संवैधानिक प्रावधान होंगे तो केंद्र और राज्यों के मध्य विवाद भी उत्पन्न नहीं होंगे, और अगर होंगे तो संविधान के अनुसार उनका समाधान भी खोजा जा सकता है। तो यहाँ संवैधानिक प्रावधानों का होना जरूरी है। संघात्मक शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए दूसरी बात होना है लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र। लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र का होना जरूरी है। यानी संघात्मक शासन व्यवस्था का सफल संचालन लोकतांत्रिक व्यवस्था में हो सकता है। यानी राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंदर संघात्मक शासन व्यवस्था की सफलता की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि संघात्मक शासन व्यवस्था शक्ति विभाजन पर आधारित होती है। यहाँ पर सत्ता में साझेदारी पाई जाती है, और लोकतांत्रिक व्यवस्था ही ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर केंद्र और राज्यों की मध्य शक्तियाँ आसानी से बटी होगी, लोक शासन व्यवस्था से जुड़े हुए होंगे, और अगर लोकतांत्रिक चरित्र होगा तो यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था है उसका सफल संचालन हो सकता है। तो पहला बिंदु था हमारा संघात्मक शासन व्यवस्था कैसे चलती है, या संघात्मक शासन व्यवस्था के सफल संचालन के लिए किन बातों का होना जरूरी है। तो यहाँ पर दो बातों का होना, पहला संवैधानिक प्रावधान का होना जरूरी है, यानी संविधान का होना जरूरी है, और दूसरा लोकतांत्रिक राजनीतिक चरित्र, यानी वहाँ की शासन व्यवस्था है वो कैसी होनी चाहिए। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होनी चाहिए तो ही संचालन हो सकता है। रह जाएंगे तो आसानी के साथ याद कि संघात्मक शासन व्यवस्था के चलाने के लिए क्या चीजें होना जरूरी है। दूसरे थे 3 बिंदु संघवाद से संबंधित मुद्दे, और संघवाद से संबंधित मुद्दों के अंदर पहला मुद्दा है भाषाई राज्य। यह अपने आप में काफी बड़ा मुद्दा है कि जब भारत का एकीकरण हो गया, भारत संघ बन गया और राज्यों के पुनर्गठन की बात आई, तो इस समय राज्यों के पुनर्गठन के संबंध में एक सबसे बड़ा मुद्दा उभर करके सामने आया कि राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर होना चाहिए। हालांकि कांग्रेस इससे पहले इस बात को स्वीकार कर चुकी थी कि राज्यों का पुनर्गठन है वो भाषा के आधार पर किया जाएगा, लेकिन जैसे ही देश स्वतंत्र हुआ तो ये पहली परीक्षा थी देश के सामने कि राज्यों का गठन अगर भाषा के आधार पर होगा तो देश कई भागों में फिर से कई टुकड़ों के अंदर बढ़ जाएगा। हमारे राजनेताओं का और लोगों का ये सोचना था कि अगर राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हुआ तो ये देश के लिए अच्छा नहीं होगा, देश की एकता और अखंडता के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। और इसलिए जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ कुछ समय के लिए भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के मुद्दे को छोड़ दिया गया। लेकिन भारत के अंदर, दक्षिण भारत के अंदर एक प्रांत था मद्रास, और मद्रास प्रांत के कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता और दिग्गज गांधीवादी पोटी श्री रामुलु भाषा के आधार पर मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य की मांग को लेकर के हड़ताल पर बैठ गए, और ये 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद पोटी श्री रामुलु का निधन हो जाता है। और इस स्थिति के अंदर सरकार ने दबाव में आकर के 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन कर दिया, और इस तरीके से आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य बना। और जैसे ही आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर बना तो अन्य क्षेत्रों के अंदर भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठने लगी। 1953 के अंदर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया फजल अली की अध्यक्षता में। 1956 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी, और इस रिपोर्ट के आधार पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का पुनर्गठन किया गया। तो इस प्रकार जो संभावना शुरुआत में व्यक्त की जा रही थी कि अगर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होगा तो देश टूट जाएगा, वो संभावना साबित नहीं हुई। इसके विपरीत भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन होने से राज्य और ज़्यादा मजबूत हुए। 1960 में गुजरात और महाराष्ट्र गुजराती भाषा के आधार पर गुजरात बने, महाराष्ट्र बने, पंजाब और हरियाणा बने। अंतिम में 2 जून 2014 को तेलंगाना भाषा के आधार पर बनने वाला अंतिम राज्य था। इस प्रकार भाषा के आधार पर कई राज्यों का पुनर्गठन हुआ, और ये पहली परीक्षा थी जो भाषाई राज्यों की, उसका सफलतापूर्वक समाधान हो गया। जो देश टूटना था उसके बजाय देश और ज़्यादा मजबूत हुआ, और प्रशासनिक सुविधा भी
इससे ज़्यादा उत्पन्न हुई। संघवाद से संबंधित दूसरा मुद्दा था भाषाई नीति का। भाषाई नीति का मतलब था कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा किसको स्वीकार किया जाए। एक बहुत बड़ा मुद्दा था। भाषा की दृष्टि से, विविधता की दृष्टि से भारत एक बहुत बड़ा देश था और जहाँ विभिन्न प्रकार की भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे। भारत ने इस समय भी सूझबूझ से काम लिया और किसी एक भाषा को राजभाषा घोषित नहीं किया। हिंदी को राष्ट्रभाषा माना, हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया, लेकिन किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता नहीं थी। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है और इन 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है। 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं कहा जाता है जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में उल्लेखित है। अगर इन भाषाओं की बात करें तो सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली भाषा है, सर्वाधिक लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है, सर्वाधिक लोगों की मातृभाषा आप कह सकते हैं, सर्वाधिक लोगों की मातृभाषा है वो है हिंदी। और हिंदी सर्वाधिक आपके एनसीईआरटी की किताब के मुताबिक 41.3% लोगों के द्वारा ये बोली जाती है। इतने लोगों की मातृभाषा है। और अगर इन 22 भाषाओं में सबसे कम संख्या की बात करें या सबसे कम बोली जाने वाली भाषा है तो वो है संस्कृत। संस्कृत भाषाओं को बोलने वालों की संख्या 0 है। तो इस प्रकार दूसरी जो परीक्षा थी भाषा नीति को लेकर के थी और यहाँ पर किसी भी एक भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित नहीं करके जो कार्य थे वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं के रूप में स्वीकार किए गए और हिंदी को राजभाषा के रूप में राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। भाषाओं का जो उल्लेख है वो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में है और 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का उल्लेख है। इन 22 भाषाओं में से सर्वाधिक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। वो लगभग 40% लोगों के द्वारा ये भाषा बोली जाती है और सबसे कम भाषा बोलने वालों की संख्या है वो है संस्कृत। इसकी बोलने वालों की संख्या वर्तमान में एनसीईआरटी किताब के मुताबिक 0 है। तो दूसरी परीक्षा थी भाषा नीति को लेकर के भी, यह भी सफल रही। तीसरा मुद्दा था केंद्र राज्य संबंध। देखें, शासन व्यवस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि राज्यों का केंद्र के साथ संबंध कैसा है और किस प्रकार वो व्यवस्थाएं उनका संचालन होगा। अगर हम केंद्र राज्य संबंधों की प्रारंभ में बात करें तो प्रारंभ में प्रथम 3 आम चुनावों तक लगातार कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती रही और जब तक कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत रही थी, एक ही राजनीतिक दल का केंद्र और राज्यों में शासन था, तो उस समय तक राज्य अपनी स्वायत्ता का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। अधिकांश राज्य है वो केंद्र के निर्देश के अनुसार संचालित हो रहे थे, राज्य अपनी स्वायत्ता का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। एग्जाम्पल के तौर पे दूसरे आम चुनाव के अंदर केरल में एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन कांग्रेस ने उसको गिरा दिया गया। इस तरीके से अपन प्रारंभिक चरण के अंदर देखते हैं कि राज्य अपने स्वायत्ता का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे और केंद्र है वो राज्यों पर हावी था। लेकिन धीरे धीरे 1977 के अंदर केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार बनी। 1989 के अंदर गठबंधनात्मक युग की शुरुआत हुई और इसके बाद से धीरे धीरे क्षेत्रीय दलों का गठन प्रारंभ हुआ और क्षेत्रीय दल अस्तित्व में आए। केंद्र में गठबंधनात्मक सरकारें बनना शुरू हुई और गठबंधनात्मक युग की शुरुआत हुई। तो जैसे ही गठबंधनात्मक युग की शुरुआत होती है उसके बाद से राज्य अपने स्वायत्ता का प्रयोग कर पा रहे हैं। राज्य की जो परंपरागत प्राचीन भूमिका है उसमें परिवर्तन हो रहा है। अब केंद्रीय राजनीति के अंदर राज्य वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। तो अब वर्तमान में अगर देखा जाए तो केंद्र राज्य संबंध है उसमें राज्य प्रमुखता से भूमिका निभा रहे हैं।
ये तीनों मुद्दे थे जो संघवाद से संबंधित थे और इन तीनों मुद्दों का सफलतापूर्वक समाधान खोज लिया गया। इसके बाद हम चर्चा करेंगे भारत में विकेंद्रीकरण। देखिए, संघात्मक शासन व्यवस्था विकेंद्रीकरण पर ही आधारित होती है। संघात्मक शासन व्यवस्था का मतलब था कि शासन सत्ता में लोगों की भागीदारी होनी, शासन सत्ता के अंदर शक्तियों का विभाजन है वो होना चाहिए। और शक्तियों के विभाजन के लिए, विकेंद्रीकरण के लिए सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय स्वशासन को स्वीकार किया गया। प्रारंभ में सरकार के 2 स्तर थे। एक तो था केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के बाद दूसरा स्तर था, वो था राज्य सरकार। 1992 तक सरकार के 2 स्तर रहे और 1992 के अंदर सरकार का तीसरा स्तर है वो स्थानीय स्वशासन के रूप में स्वीकार किया गया। अगर हम स्थानीय स्वशासन की संरचना की बात करें तो संपूर्ण स्थानीय स्वशासन को हम 2 भागों में बांट रहे हैं। स्थानीय स्वशासन की संरचना को अपन समझते हैं थोड़ा सा, और संपूर्ण स्थानीय स्वशासन को हम 2 भागों में बांटते हैं। स्थानीय स्वशासन और स्थानीय स्वशासन को हम 2 भागों में विभाजित कर लेते हैं। एक तो लेते हैं ग्रामीण, और ग्रामीण जो स्थानीय स्वशासन है जिसको हम पंचायती राज के नाम से जानते हैं, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पंचायती राज के नाम से। और दूसरा जो शासन है जिसको हम लेते हैं शहरी, और इस शहरी स्वशासन को हम नगरीय निकाय के नाम से जान सकते हैं, नगरीय निकाय के नाम से जान सकते हैं। सिर्फ 10वीं के सिलेबस के हिसाब से ही मैं थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा गहराई के अंदर मैं इसका अलग से पंचायती राज का और स्थानीय स्वशासन का वीडियो अलग से जारी करूंगा। फिलहाल इसको सिर्फ 10वीं के सिलेबस के हिसाब से समझा जाए तो जो पंचायती राज थी इनको संवैधानिक मान्यता कब दी गई, तुलनात्मक देख लेते हैं थोड़ा सा। संवैधानिक मान्यता, जो पंचायती राज है इसके लिए संविधान के अंदर 73वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 73वां संविधान संशोधन हुआ, और ये 73वां संविधान संशोधन है 1992 में हुआ। और इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा ग्रामीण शासन को संवैधानिक मान्यता दी गई। शहरी स्वशासन के लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन हुआ, और ये 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ। इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर एक भाग जोड़ा गया, और ये भाग था भाग 9 जोड़ा गया, और शहरी स्वशासन के अंदर भाग 9 के जोड़ा गया। इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कुल 29 विषय दिए गए, और इसी के द्वारा शहरी संस्थाओं को 18 विषय दिए गए। अगर इनके प्रावधान की बात करें अनुच्छेद की, तो शहरी संस्थाओं ग्रामीणों के लिए जो अनुच्छेद था 243 ए से लगा करके 243
ओ तक जोड़े गए। अगर शहरी के अंदर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 243 पी से अनुच्छेद 243 जेड जी तक जोड़े गए। अगर हम इसके लागू होने की बात करें, ये लागू कब हुआ, तो पंचायती राज है, ये लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। और अगर शहरी स्वशासन के हम लागू होने की बात करें तो ये लागू हुआ 1 जून 1993 को। अगर हम स्तर की बात करें तो ये भी त्रिस्तरीय व्यवस्था है, यानी पंचायती राज के 3 स्तर है और पंचायत राज के 3 स्तरों में सबसे निम्न स्तर है वो है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत। मध्यम स्तर है वो है पंचायत समिति। मध्यम स्तर कौन सा है? पंचायत समिति। और सर्वोच्च स्तर है वो है जिला परिषद। जिला परिषद। अगर हम शहरी स्वशासन में 3 स्तरों की बात करें, ये भी व्यवस्था कैसी है? त्रिस्तरीय है। और शहरी स्वशासन के अंदर हम सबसे निम्न स्तर की बात करें तो है नगर पालिका। अगर हम मध्यम स्तर की बात करें तो है नगर परिषद। और अगर हम सर्वोच्च स्तर की बात करें तो है नगर निगम। ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है वो होता है सरपंच। पंचायत समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधान। और जिला परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है जिला प्रमुख। जिला प्रमुख। अगर नगर पालिका के अध्यक्ष की बात करें तो नगर पालिका का अध्यक्ष कहलाता है सभापति। नगर परिषद का अध्यक्ष भी कहलाता है सभापति। और नगर निगम का जो अध्यक्ष है वो कहलाता है मेयर, या उसको कह सकते हैं महापौर। मेयर या महापौर। तो इस तरीके से भारत ने विकेंद्रीकरण के तहत सरकार के तीसरे स्तर के रूप में स्थानीय स्वशासन को स्वीकार किया। संपूर्ण स्थानीय स्वशासन को 2 भागों में हमने बांटा। एक तो हमने ग्रामीण शासन में बांटा और दूसरा हमने शहरी शासन में बांटा। दोनों को संवैधानिक मान्यता दी गई। ग्रामीण शासन को संवैधानिक मान्यता दी गई 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, और शहरी को मान्यता दी गई 74वें संविधान संशोधन के द्वारा। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा एक भाग जोड़ा गया 9 और शहरी शासन के अंदर भाग जोड़ा गया 9 के। एक और बात कर लेते हैं अनुसूची। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। 8 मूल संविधान में थी, 4 बाद में जोड़ी गई है। तो इस 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसी के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषय दिए गए? 29 विषय दिए गए। और शहरी संस्थाओं को कितने विषय दिए गए? 18 विषय दिए गए। दोनों का प्रावधान अनुच्छेद 243 में है। पंचायती राज का प्रावधान अनुच्छेद 243 ए से ओ तक है और शहरी स्वशासन का जो उल्लेख है अनुच्छेद 243
P से Z G तक है। लागू होने की डेट 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1993 को लागू होता है और इसलिए प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। 74वां संविधान संशोधन है वो 1 जून 1993 को लागू होता है। ये संपूर्ण व्यवस्था शहरी और ग्रामीण दोनों त्रिस्तरीय है और ग्रामीण में सबसे त्रिस्तरीय व्यवस्था में निम्न स्तर पर है ग्राम पंचायत, मध्यम स्तर पर पंचायत समिति और सर्वोच्च स्तर पर है जिला परिषद और इनके अध्यक्षों के पदनाम। शहरी स्तर में सबसे उच्च स्तर पर है नगर निगम जिसका अध्यक्ष मेयर या महापौर कहलाता है। उसके बाद नगर परिषद और नगर पालिका आते हैं और इसका अध्यक्ष कहलाता है सभापति। तो इस तरीके से स्थानीय स्वशासन को विकेंद्रीकरण की अवधारणा के तहत स्वीकार किया गया। इसके 3 स्तरों को स्वीकार किया गया और संवैधानिक संशोधन के द्वारा इनको मान्यता प्रदान की गई। ये थी स्थानीय स्वशासन की संरचना। अब इसके बाद चर्चा करते हैं स्थानीय स्वशासन के महत्व के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। स्थानीय स्वशासन का महत्व क्या है, ऐसे थोड़ा सा समझ लो। पूछने की संभावना इतनी ज़्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत पूछा जा भी सकता है। नोट्स के अंदर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। महत्व देखिए, स्थानीय स्वशासन के अंदर लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है और लोग इस शासन व्यवस्था से सीधे जुड़े होते हैं। तो पहला तो फायदा ये होता है कि इससे लोकतंत्र है वो मजबूत होता है, क्योंकि लोकतंत्र इस बात को लेकर के चलता है कि स्थानीय स्वशासन में लोगों की भागीदारी होनी चाहिए और ये शासन व्यवस्था लोगों को नज़दीक से जोड़ रहा है, लोगों के सबसे नज़दीक का शासन है और इसलिए अपन महत्व के अंदर पहली बात लिख सकते हैं कि इससे लोकतंत्र है वो मजबूत होता है। दूसरी बात महत्व की कि स्थानीय स्वशासन के द्वारा लोग अपने स्थानीय स्तर की समस्याओं का अपने स्तर पर ही समाधान ढूंढ लेते हैं। अगर वहाँ पर कोई समस्या होती है स्थानीय स्तर पर तो स्थानीय स्तर पर ही उनका समाधान ढूंढा जा सकता है, क्योंकि ये लोगों के सबसे नज़दीक का शासन है और इसलिए वो अपने समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर भी ढूंढ सकते हैं। अगली बात, ये स्थानीय स्वशासन के अंदर लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होती है और लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होने की वजह से लोग इससे सबसे नज़दीक से जुड़े हुए होते हैं और ये लोकतंत्र को मजबूत करता है। अगला इसे थोड़ा सा पूछा जा सकता है स्थानीय स्वशासन के बारे में संवैधानिक प्रावधान। संवैधानिक प्रावधान का मतलब कि स्थानीय स्वशासन के बारे में संविधान ने क्या क्या प्रावधान किए। संवैधानिक प्रावधानों के अंदर आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। स्थानीय स्वशासन के संवैधानिक प्रावधानों में ये बात है कि प्रति 5 वर्ष बाद नियमित रूप से इनके चुनाव होते हैं। मतलब स्थानीय स्वशासन ये कहता है, संविधान ये कहता है कि इन स्थानीय स्वशासनों के 5 वर्ष के बाद इनके चुनाव होने चाहिए और 5 वर्ष के बाद संपूर्ण स्थानीय स्वशासन के चुनाव है वो एक साथ संपन्न होते हैं। दूसरा संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि एक वित्त आयोग होगा जो इनके वित्त की जाँच करेगा। संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि एक राज्य निर्वाचन आयोग होगा और वो पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन का कार्य करेगा। संविधान ये कहता है कि संपूर्ण स्थानीय स्वशासन में महिलाओं के लिए 1/3 पद है वो आरक्षित रहेंगे। तो इस तरीके से कुछ संवैधानिक प्रावधान भी इसलिए किए गए कि स्थानीय स्वशासन है वो मजबूती के साथ स्थापित हो जाए।